Hello guys, welcome to our channel UPSC Simplified. I am Nidhi. और आज का हमारा टॉपिक है इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लाइन। तो आप लोग भी सोचिए, क्या कोई मेथड है? अब लाइन फिक्स्ड है और अब हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। सो व्हाट आर द अदर वेज? क्या अलग तरीके हैं, क्या दूसरे तरीके हैं जिससे हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं? सो हमें ये सोचना है और हम यहाँ पे वही चीजें पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है। सो फार्मिंग इन पालमपुर, हम इसी ब्रॉड टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इसका सेकेंड पॉइंटर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो विच सेज इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या कोई तरीका है जिससे हम लोग और भी ज्यादा क्रॉप्स और भी ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं बिना लैंड को चेंज की, बिना लैंड की जो अमाउंट, बिना लैंड का साइज बढ़ाए, ठीक है। सो पहले पालमपुर में देख लेते हैं। सो देयर इज नो लैंड लेफ्ट आइडल। सो पालमपुर में कोई भी लैंड जहाँ पे प्रोडक्शन किया जा सकता है, जहाँ पे कल्टीवेशन किया जा सकता है, एग्रीकल्चर किया जा सकता है, वो बेकार पड़ी हुई नहीं है, वो फ्री नहीं है, ओके। सो वहां पे किसी ना किसी तरीके का प्रोडक्शन किया ही जा रहा है, ठीक है। अब एक सीजनल ईयर में पालमपुर में इतनी सारी क्रॉप्स ग्रो करती हैं। सो हम देख लेते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करती हैं, ठीक है। सो देयर आर ज्वार एंड बाजरा, जो कि रेनी सीजन में सो किया जाता है। ये ज्यादातर कैटल फीड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मतलब से जो कैटल है उनको फीड कराया जाता है। इसके बाद ही पोटैटो को सो किया जाता है बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर। इस टाइम पीरियड के बीच में वहां पे जो है पोटैटो सो किए जाते हैं एंड लेटर दे आर हार्वेस्टेड, ओके। सो इसके बाद ही वीट विच इज अ राबी क्रॉप। जो राबी क्रॉप ऐसी क्रॉप्स होती है जो विंटर सीजन्स में सो की जाती हैं, ठीक है। सो वीट इज अ राबी क्रॉप, इसको विंटर सीजन में सो किया जाता है। वीट है वो एक ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है। इसके लिए जो लोग इसको लगाते हैं, इसको ग्रो कराते हैं, दे कीप अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट फॉर द सेल्फ कंजम्पशन फॉर देयर ओन फैमिली। सो तो सबसे पहले ये बताइए कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है जिसमें जो फार्मर्स होते हैं वो कुछ पार्ट अपनी सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए ही उगाते हैं, ठीक है। ऐसी कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है? सो यू नीड टू आंसर दिस इन कमेंट सेक्शन बिलो। वैसे मैंने इसका कुछ पार्ट आपको बता ही दिया है, सो जल्दी से सोच के कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ सरप्लस इन रायगंज। अब अपने लिए खुद को निकाल लेते हैं पहले, अपने लिए ही जो अनाज जो इनकी सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है। फिर जो बाद में जो बचा हुआ अनाज होता है दे ट्रेड इट, उसका ट्रेड कर देते हैं। कहाँ पे? सो पालमपुर के केस में क्या है, देयर आर टू टाउन्स, रायगंज एंड शाहपुर। सो रायगंज में इसको ट्रेड किया जाता है। सरप्लस जो होता है वो रायगंज में ट्रेड कर दिया जाता है, जिससे थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है, ठीक है। देयर इज वन मोर क्रॉप, शुगर केन। शुगर केन जो है वो एक सीजनल क्रॉप, एक पूरे सीजन के लिए लगाई जाती है, एक पूरे सीजनल ईयर के लिए लगाई जाती है। ये बिल्कुल जब लगाई जाती है उसके पूरे साल भर बाद ही हार्वेस्ट की जाती है, इसलिए इसके लिए भी थोड़ा सा लैंड का पार्ट डिवोट कर दिया जाता है। और इसका बेसिकली ट्रेड ही किया जाता है जैगरी के फॉर्म में। जो इससे कनेक्टेड एक पालमपुर से कनेक्टेड एक टाउन है शाहपुर, उसमें इसको ट्रेड किया जाता है एज अ जैगरी और इन इट्स रॉ फॉर्म, ओके। सो अब आप बताइए, इतनी सारी क्रॉप्स यहाँ पे पॉसिबल हो रही हैं, सो व्हाट कुड बी द रीजंस बिहाइंड इट? मतलब अभी तक तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है दैट दे आर यूजिंग फर्टिलाइजर्स और other chemicals. So what are the reasons? What is the reason? Okay. So it is possible due to irrigation. So इतनी सारी जो crops वो लोग लगा रहे हैं, so it is possible because there are good facilities for irrigation.
पहले क्या होता था कि जो पर्शियन व्हील्स है उनका ही यूज करके वेल्स से पानी निकाला जाता था। लेकिन इससे क्या होता था, इतनी ज्यादा इफेक्टिवली जितना अभी ट्यूबवेल से कर पाते हैं लोग, उतना इफेक्टिवली लोग अपनी फील्ड्स को इरिगेट नहीं कर पाते थे। उतना ज्यादा लैंड एरिया कवर नहीं कर पाते थे जितने में वो लोग इरिगेट कर सके, जितना वो लैंड को इरिगेट कर सके। जितना कल्टीवेशन करते थे उतनी लैंड को वो लोग इरिगेट इतना इफेक्टिवली नहीं कर पाते थे। ठीक है। लेकिन जब से ट्यूबवेल्स आए हैं, दे आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी। सो जो ट्यूबवेल्स होते हैं उन्होंने एक वाइड रेंज ऑफ एरिया कवर किया, एक ज्यादा एरिया को कवर किया, ज्यादा एरिया में अब वो इरिगेट कर पाते हैं, जिससे उनका जो प्रोडक्शन है, लैंड अच्छे से इरिगेट होती है, सो प्रोडक्शन अपने आप ही बढ़ता है। ठीक है। सो ट्यूबवेल्स इरिगेट्स लार्ज एरिया ऑफ लैंड देन द पर्सनल व्हील्स। सो अब जो पुरानी टेक्निक थी, अब नई टेक्निक के आने के बाद जो पुरानी टेक्निक जितना अच्छे से काम नहीं कर पाती थी, अब वही वर्क और ज्यादा इफेक्टिवली, और उससे प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। ठीक है। सो लेकिन जो इट वाज अ न्यू टेक्नोलॉजी, सो इट वाज फर्स्ट इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है इसलिए वो गवर्नमेंट ने इसको पहले इंस्टॉल किया। अब आप ये भी पूछ सकते हैं गवर्नमेंट मतलब ऐसा क्यों होता है। इंडिया में बेसिकली ऐसा क्यों होता है कि हमेशा गवर्नमेंट्स को सब्सिडीज देनी होती हैं कभी फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज, और या फिर उन्हें इंसेंटिव्स कुछ ना कुछ देने ही होते हैं, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हों वो इन चीजों को अडॉप्ट करें, नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें। सो बेसिकली इंडिया में इतनी डोमिनेंट है फार्मिंग कि जो फार्मर्स होते हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं उसको रिस्क लेना उस पर। मतलब जो नई टेक्नोलॉजीज आती हैं उनको उस पर इतना बिलीव नहीं होता है, और इस पर उन्हें बिलीव क्यों नहीं होता है, देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड इट। जैसे कि दे आर, सबसे पहले तो वो एजुकेटेड ही कम होते हैं, एजुकेटेड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो इतने अच्छे से टेक्नोलॉजीज को पहचान नहीं पाते हैं। नेक्स्ट इज कि फार्मिंग इतना डोमिनेट करता है, वो पूरी उनकी लाइफ उस पर टिकी हुई होती है। फार्मिंग अच्छी हुई तो वो लोग अपना जीवन अच्छे से चला पाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल खाने के लिए भी तरस जाते हैं यहाँ पे लोग। ठीक है। इसकी वजह से जो फार्मर्स होते हैं वो इतने जल्दी नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पहले इंसेंटिव्स देना होता है, जिससे वो लोग नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें। ठीक है। एंड दिस इज व्हाट द केस हैपेंड विथ द HYV सीड्स, जिससे हम लोग बाद में डील करेंगे, वहां पे भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। सो इससे हुआ क्या, इरिगेशन हुआ, इरिगेशन से प्रोडक्शन बढ़ा। तो इससे बेसिकली इसका कंक्लूजन क्या है कि मिड 1970s 200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वाज इरिगेटेड। मतलब पहले इतना लैंड कवर नहीं हो पाता था इरिगेशन से, लेकिन अब जितना भी लैंड है जिसपे कल्टीवेशन किया जा रहा है वो अच्छे से इरिगेट हो पा रहा है, प्रोडक्शन बढ़ पा रहा है। सो अब हम इससे पूरे से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये कंक्लूड किया जा सकता है, इफ वी आर टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड वी नीड टू इरिगेट इट वेल। तो हमें इरिगेशन की फैसिलिटीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़े। अब यहाँ पे आप एक लिंक भी देख लीजिए कि जब हम लोग इरिगेशन बढ़ाएंगे, इरिगेशन से प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, जिससे लोगों की लाइफ जो है वो ज्यादा अच्छी, लाइफ स्टाइल्स हैं और जो भी अच्छी हो जाएगी, मतलब बेसिकली उनका रहने का तरीका अच्छा हो जाएगा, और लाइफ क्वालिटी होती है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाती है, स्पेशली फार्मर्स की। ठीक है। सो इससे हम लोग यही निकालेंगे कि इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ अ लैंड। इसमें हमने एग्रीकल्चर पहले देख लिया। एग्रीकल्चर वाज वन मेथड जिससे हम लोग एक ही लैंड पे लैंड का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है मल्टीपल क्रॉपिंग। इसकी हेल्प से भी हम लोग जो एक लैंड है उसी लाइन का प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। अब व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग? सो मल्टीपल क्रॉपिंग एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है।
एक एग्रीकल्चर का मतलब कल्टीवेशन करने का एक तरीका है, जिसमें क्या होता है, एक जो सीजनल ईयर होता है उसमें ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को लगाते हैं एक सीजनल ईयर में ही। मतलब कुछ 2-3 महीने कोई क्रॉप लगा दी, फिर बाद में कोई और लगा दी, ऐसे करके मोर देन 2 क्रॉप्स 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स अगर लगाई जाती हैं उसी को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इससे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, जैसे कि ये जो सॉइल फर्टिलिटी होती है उसको अच्छे से यूटिलाइज करने में हेल्प करता है, सॉइल को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करता है। और इससे क्या होता है, जो प्रोडक्शन बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ने से जो सरप्लस आता है ग्रेन्स में, और थोड़ा सा एक्सपोर्ट ओरिएंट हो जाता है, ट्रेड होने लगता है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते हैं जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। जो नेक्स्ट मेथड है जिससे हम लोग एक लैंड की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं वो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ये आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या है, बेसिकली इसमें जो न्यू सीड्स का हम लोग जो यूज करते हैं, HYV सीड्स का, वही सीड्स का यूज करना और नई टेक्नोलॉजीज का जो कि फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, एक्सेट्रा, इन सब चीजों का यूज करके जो फार्मिंग की जाती है उसी को कहते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ठीक है, इससे ईल्ड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। मतलब जो एक प्लांट है ना, प्लांट में जैसे पहले किसी प्लांट में 10 दाने निकल रहे थे किसी भी चीज के, अब वो उसमें ही कई गुना ज्यादा दाने निकलने लगते हैं। इससे क्या होता है, एक प्लांट की ही सिर्फ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उसमें भी बहुत ज्यादा इजाफा होता है ना। तो जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है उस हमारे इंडिया में 1960s तक क्या था, हम लोग ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते थे। ट्रेडिशनल सीड्स ऐसे सीड्स जो कि बिल्कुल इजीली अवेलेबल होते थे फार्मर्स के पास, वो आसानी से उनके पास होते थे, और लेकिन उनकी ईल्ड ना बहुत ज्यादा नहीं होती थी। दो दे वर अवेलेबल टू दैम इजीली, बट देयर ईल्ड वाज नॉट गुड। उनकी ईल्ड अच्छी नहीं थी, प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाता था, और जिसके आगे की कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ट्रेडिशनल सीड्स की लेस ईल्ड होती है। इसमें जो वो लोग जैसे कि अभी हम लोग उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स एंड ऑल देते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। उस टाइम जब ट्रेडिशनल सीड्स का यूज किया जाता था तब जो एज अ फर्टिलाइजर सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए काउ डंग एक्सेट्रा और जो भी नेचुरल मैन्योर होता था वही प्रोवाइड कराया जाता था। अब जो ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये जो जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ा इन न्यू फार्मिंग मेथड्स का यूज करके, जब उससे जो रिवॉल्यूशन आया हमारे फूड ग्रेन्स जो लाइक वीट एंड राइस में स्पेशली इसका यूज किया गया वीट और राइस की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो जब ये प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ी, हम लोगों ने सेल्फ सफिशिएंसी अटेन की, तब इस पूरे रिवॉल्यूशन को ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसमें HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स का यूज किया गया। ये बेसिकली ट्रेडिशनल सीड्स से अलग है, और इनका जो यील्ड है, इन सीड्स से जो यील्ड होती है वो बहुत ज्यादा है ट्रेडिशनल सीड्स से कंपैरिजन में। ये जेनेटिकली थोड़ा सा अलग होते हैं, इसकी वजह से इनकी यील्ड कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और बेसिकली इसको वीट और राइस के लिए लगाया गया था। इससे जो HYV सीड का यूज करने के बाद प्रोडक्शन बहुत बढ़ा, लेकिन जब जो HYV सीड्स होते हैं दे नीड मोर वाटर, उन्हें पानी की बहुत जरूरत होती है, जिसकी वजह से पानी इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जो ग्राउंड वाटर है वो भी जल्दी यूज में आने लगा, तो उसने भी ग्राउंड वाटर को पल्यूट करना भी स्टार्ट किया, और उसको डेप्लीट भी किया, उस रिसोर्सेज को, स्कार्स रिसोर्स को डेप्लीट करना स्टार्ट कर दिया। जो HYV सीड्स है ना, इनके साथ भी वर्क करना इतना इजी नहीं है, बिकॉज अगर इनको केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और पानी की मात्रा अगर सही अमाउंट में ना दी जाए तो इनसे फार्मिंग नहीं की जा सकती, आसानी से इनसे फार्मिंग नहीं होगी, इनका प्रोडक्शन लेवल भी कम रह जाएगा। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है बेसिकली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में आया। यहाँ पे ही क्यों आया, क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था, इनके पास इरिगेशन की फैसिलिटीज थी, ट्यूबवेल्स थे, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस थे,
और भी कई सारी चीजें जो कि लाइक मशीन्स, मॉडर्न मशीन्स, फार्मर्स के पास मशीनरी थी लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स एक्सेट्रा, जो भी चीजें फार्मिंग को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए चाहिए होती हैं वो यहाँ के फार्मर्स के पास अवेलेबल थी। इसकी वजह से ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो ज्यादा सक्सेसफुल पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में हो सका। So this method is good, modern farming method, पर इसके बहुत सारे निगेटिव इफेक्ट्स भी देखे गए हैं एनवायरनमेंट में। लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स का इसमें बहुत यूज होता है, जिससे क्या होती है जो सॉइल होती है, सॉइल की जो टॉप लेयर होती है वो एसिडिक हो जाए। अगर उसका ज्यादा टाइम के लिए यूज किया जाए केमिकल फर्टिलाइजर्स का, तो जो टॉप सॉइल होती है वो एसिडिक हो जाती है। एसिडिक होने की वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है और जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो अपने आप ही कम हो जाता है। और जब ये जो पानी का यूज होता है तो इससे जो ग्राउंड वाटर है वो कम होने लगा। जो फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर में सीप कर जाते हैं वो ग्राउंड में, जिससे वो ग्राउंड वाटर को भी पल्यूट करते हैं, कंटामिनेट करते हैं। ओके, so there are overall many negative impacts of this method as well. मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स देख लिए हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स होता क्या है, ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, ये भी देख लिया है कैसे हैं, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है, पेस्टिसाइड्स की जरूरत होती है, इरिगेशन फैसिलिटीज की जरूरत होती है, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मशीन्स की जरूरत होती है, जो इसे ओवरऑल HYV सीड्स की जरूरत होती है। ये सब चीजें मिलकर इसे ओवरऑल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बना देती हैं एंड अनअफोर्डेबल भी बना देती है जो छोटे मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए। नाउ अब हम लोग सब कुछ जो क्योंकि पालमपुर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, इसलिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का पालमपुर पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी देख लेते हैं। पालमपुर में वीट के लिए इसको अप्लाई किया गया था, तो अप्लाई किया गया, ये आपकी बुक में बताया गया है। सो जब ट्रेडिशनल सीड्स का यूज होता था वीट प्रोडक्शन में, तब क्या होती थी उसकी ईल्ड, तब होती थी 1300 kgs पर हेक्टेयर, मतलब 1300 kgs पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर लैंड में 1300 kgs का जो वीट है वो उगता था, ग्रो करता था। जब हमने HYV सीड्स का यूज किया तो प्रोडक्शन 3200 kgs पर हेक्टेयर हो गया। तो इससे डिफरेंस पता चलता है कि ट्रेडिशनल सीड्स और HYV सीड्स का यूज करने से क्या डिफरेंस आता है, प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। Now the conclusion of this entire lecture is कि हमें इस इंटायर लेक्चर में देखना क्या था। पहले हमें ये देखना था, क्योंकि लैंड फिक्स है, लैंड इज फिक्स, तो अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्रॉप्स का, तो हम कैसे बढ़ाएं। देयर मस्ट बी सम मेथड्स जिससे प्रोडक्शन बढ़े। सो हमने देखा इरिगेशन एक ऐसा मेथड है जिससे प्रोडक्शन बढ़ सकता है, और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स एक मेथड है जिससे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, एंड वन मोर इज मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड, जिससे भी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। तो इरिगेशन, अब इरिगेशन की फैसिलिटीज को हम जब बढ़ा देते हैं, उसको और ज्यादा इरिगेशन जो लैंड है उसको और ज्यादा इरिगेट अच्छे से करते हैं, तो उसमें प्रोडक्शन अपने आप ही बढ़ जाता है। मल्टीपल क्रॉपिंग, तो मल्टीपल क्रॉपिंग पहले क्या है, एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जिसमें एक सीजनल ईयर में 2 से ज्यादा क्रॉप्स हैं उनको लगाया जाता है, ग्रो कराया जाता है सेम लैंड पर, उसी को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। अब इससे होता क्या है, इससे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इससे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, आई वोंट से बहुत ज्यादा, बट हाँ बढ़ जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसके इन्वायरमेंटल कॉजेस भी इतने बेकार, उसमें जो लैंड है वो अच्छे से यूटिलाइज हो पाती, जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं हम, क्योंकि जो मिनरल्स यूज होते हैं, क्योंकि अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग मिनरल्स की ज्यादा जरूरत होती है, तो वो जो बैलेंस तरीके से यूज होते हैं और साथ में रिप्लेनिश भी होते जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो मल्टीपल क्रॉपिंग है वो लैंड को डिग्रेड नहीं करती है, लैंड इससे डिग्रेड नहीं होती है, जैसे कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में लैंड डिग्रेड करती है बिकॉज ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। और इस मल्टीपल क्रॉपिंग्स के अदर एडवांटेजेस भी हैं,
लाइक इससे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो जो इससे ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन होता है ट्रेड का, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मतलब जो डॉलर में जो पैसे आते हैं बाहर से, जिसमें इंटरनेशनल जिसमें ट्रेड होता है, मतलब किसी एक कंट्री का ट्रेड दूसरी कंट्री के साथ, जैसे इंडिया का ट्रेड किसी और कंट्री अमेरिका के साथ, तो जब हमारा अमेरिका और इंडिया के बीच में ट्रेड होगा तो वो डॉलर में होता है, रुपए में नहीं होता है। जैसे इंडिया में आप कोई चीज खरीदने जाते हैं किसी भी शॉप पर तो आप पैसे देते हैं, 500 का नोट, 2000 का नोट, बट जब हम लोग इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं, जैसे कोई यहाँ की कंपनी, इंडिया की कंपनी बाहर अमेरिका की कंपनी के साथ ट्रेड करेगी, तो उसे डॉलर्स में पैसे एक्सचेंज करने पड़ेंगे। डॉलर खुद एक एक्सचेंज का फॉर्म है, जैसे पैसे इंडिया में चलते हैं वैसे डॉलर वर्ल्ड में चलता है, ठीक है, इंटरनेशनल एरेना में चलता है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वही यूज किया जाता है। नाउ द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या हैं, तो हमने इसको ऑलरेडी देख लिया है, बट स्टिल वी आर टू रिवाइज इट। तो ये क्या है, इसमें हम लोग HYV सीड्स का यूज करते हैं। HYV सीड्स कैसे हैं, साइंटिफिकली बने हुए हैं, जेनेटिकली डिफरेंट है ट्रेडिशनल सीड से, जिसकी यूज से जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फर्टिलाइजर्स भी मिनरल्स होते हैं, केमिकल मिनरल्स होते हैं, जो कि न्यूट्रिशन देने के लिए सॉइल में अप्लाई किए जाते हैं, मिनरल्स प्रोवाइड कराने के लिए सॉइल को दिए जाते हैं। लेकिन इसके निगेटिव इम्पैक्ट्स काफी सारे देखे गए हैं, लाइक इट मेक्स अ टॉप सॉइल एसिडिक। ये जो टॉप सॉइल है उसको एसिडिक बना देता है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर है वो केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो वो जब वो अप्लाई किए जाते हैं टॉप सॉइल में, जब उनका ओवरडोज मतलब डोज ज्यादा हो जाता है ना, तब वो सॉइल को एसिडिक बना देते हैं। तो वो टॉप सॉइल को एसिडिक बना देते हैं। एसिडिक होने से सॉइल में जो प्रोडक्शन होता है, जो क्रॉप ग्रो कर रही होती है, वो अच्छे से नहीं हो पाती है, ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ होती है। और जब ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये मतलब पानी में घुल जाते हैं। तो जब इरिगेट करते हैं फील्ड को और उनको फर्टिलाइजर्स देते हैं, तभी क्या करते हैं, वो ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, मतलब सीप मिट्टी के अंदर से ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, जिससे वो ग्राउंड वाटर को फिर पल्यूट करते हैं, ठीक है। नाउ ए लैंड्स को, क्योंकि जब फर्टिलाइजर ज्यादा दिए जाते हैं लैंड को, सॉइल को, तो ये लैंड को डिग्रेड कर देते हैं, क्योंकि ओवरडोज देने से फर्टिलाइजर्स के जो उसमें नेचुरल मिनरल्स होते हैं सॉइल के, वो खत्म होने लगते हैं धीरे धीरे। इसका एक और नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि वो मैंने लिखा नहीं, सॉरी मैं भूल गई, क्योंकि वो ये है कि जब भी इरिगेट करते हैं फील्ड्स को, उसमें फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो वो जो ड्रेन होते हैं ना, तो ड्रेन होकर नदियों में मिल जाते हैं, जिससे वो रिवर वाटर को भी पल्यूट करते हैं। रिवर वाटर पल्यूट होने से काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्योंकि वो हम भी कंज्यूम करते हैं, अदर एनिमल्स भी कंज्यूम करते हैं, जो मरीन लाइफ है वो भी वही उसी पानी में रहती है, जिससे ओवरऑल इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। अब जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत यूज होता है, क्योंकि HYV सीड्स का यूज जब हम करते हैं फार्मिंग में, तो इसमें जो फसल में कीड़े लगे, जो पेस्ट लगते हैं ना, उनकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेस्टिसाइड्स का यूज करना पड़ता है। इरिगेशन, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में जो सीड HYV सीड यूज होते हैं, इनको पानी की मात्रा सही देनी होती है, तभी ये अच्छे से काम कर पाते हैं। और इसमें इनके साथ काम करने के लिए आपके पास नई टेक्नोलॉजीज, नई मशीनरी, डिफरेंट मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स एंड जो भी मॉडर्न मशीन है वो भी आपको चाहिए होती हैं इसके साथ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। सो हियर वी सम अप आवर लेक्चर। हमने यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म कर लिया है। अब इसके बाद 1-2 लेक्चर्स और आएंगे इसी चैप्टर्स के, सो स्टे ट्यून। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।